सरकार के कामों पर मोहर। सोनिया जी, राहुल जी के निर्देशन में राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार ने काम किया है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, उस सरकार के कामों पर मोहर। उपचुनाव में कांग्रेस का क्लीन स्वीप। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने जो जन कल्याण और विकास की योजनाएं बनाई, उस पर जनता ने मोहर लगा दी। हमारी योजनाएं जमीन पर उतरी। वल्लभनगर और धरियावद दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत, हमारे राजस्थान की सरकार मुखिया अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो गुड गवर्नेंस हो रही है उसकी जीत। सीएम गहलोत की रणनीति के आगे बीजेपी धराशायी। अशोक गहलोत की लीडरशिप में हमने ये चुनाव लड़ा, लीडरशिप सक्सेस हो गई। ये साबित हो गया कि अशोक गहलोत की लीडरशिप सक्सेस है। क्या गलत फैसलों से तीसरे चौथे नंबर पर खिसकी बीजेपी? धरियावद और वल्लभनगर की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को पराजय मिली। मैं इसे स्वीकार करता हूं। सीएम गहलोत का चला फिर जादू। हाथ में वोटों का धन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। उपचुनाव के नतीजों में चर्चा हार जीत से आगे की है। चर्चा यह है कि भाजपा तीसरे चौथे नंबर पर कैसे खिसक गई। क्या यह सरकार के कामकाज को लेकर जनता की संतुष्टि का प्रतीक है, या फिर जनता भाजपा के खिलाफ मन बना चुकी है, या फिर बात इतनी ही है कि भाजपा की रणनीतिक चूक ने उसको इतना पीछे धकेल दिया। इन सवालों पर मंथन अभी कुछ दिन तक चलने वाला है। यह तय है कि कांग्रेस को इस जीत से मोरल बूस्ट मिलेगा और भाजपा को मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर इस निराशा से उबरने में वक्त भी लगेगा। दोनों पार्टियों की अंदरूनी राजनीति भी इससे निश्चित तौर पर प्रभावित होगी ही। तो आज प्राइम डिबेट में इन कुछ सवालों पर हम बहस करेंगे कि क्या ये सरकार के 3 साल के कामकाज पर मुहर है। एक तरफा जीत कांग्रेस को कितना मोरल बूस्ट देगी, और हार भाजपा के खिलाफ जनादेश है या भाजपा की रणनीतिक चूक का नतीजा है। कांग्रेस के प्रवक्ता सत्येंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ, मनीष पारिक साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और एसपी मित्तल साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। मनीष पारिक साहब, हर बहस में आप लोग ये कह रहे थे कि जनता कुशासन से त्रस्त है और इसकी वानगी इन चुनाव में देखने को मिल जाएगी। ये वानगी क्या कहती है मनीष जी? जयप्रकाश जी, बात तो यही है कि जो आपने कहा वोटों का डिवीजन हुआ है। जो हमारे उम्मीदवार पिछली बार के थे वो और इस बार के उम्मीदवार है वो, उन दोनों के वोट अगर आप जोड़ते हैं तो 96,000 वोट होते हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी को 70,000 वोट मिले हैं। तो ये कहना कि सुशासन की जीत हो गई है और अशोक गहलोत जी की सरकार पर जनता की मोहर लग गई है, या इनको कोरोना काल में किए हुए पापों से मुक्ति मिल गई है, या अब इनको भ्रष्टाचार से क्लीन चिट मिल गई है, गलत बात है। सीधी सीधी बात है, वोटों का डिवीजन हुआ है और वहां पर जो चातुर्य का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिला है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे के हिसाब से पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा और सारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब एक ही पार्टी के 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये होना ही है। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक तौर पर फैसला किया और सामूहिक तौर पर उसका परिणाम की जिम्मेवारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं इसको एक काले तिलक के रूप में देखता हूँ कि आज ये हमारे को काला टीका लगा है ताकि 2023 में भाजपा की सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, तो मनीष जी देखिए, मैंने तो आपको कोई नई बात नहीं कही। आप लोग जो बोल रहे थे वही सिर्फ आपको याद दिलाया। आप लोग बार बार यही कह रहे थे, एकमात्र आपका तर्क होता था, ये सवाल बार बार मीडिया उठा रहा था आपके सामने, जो आज आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि आप वहाँ वोटों का बंटवारा होगा इसको लेकर पता नहीं कैसे आश्वस्त हैं, वहाँ भीतरघात नहीं होगी पता नहीं इसको लेकर के आप कैसे आश्वस्त हैं, आपकी पार्टी का प्रत्याशी चौथे नंबर पर जाएगा, ये सीएम ने घोषणा की थी। तब आप कह रहे थे कि ये सब राजनीतिक मजाक है, हम जीत रहे हैं। आज आप कह रहे हैं वो बात जो उस वक्त आप लोग नहीं मान रहे थे। आप बार बार यही कह रहे थे कि सरकार का जो कुशासन है उसका नतीजा इन चुनाव के नतीजों में आप देख लीजिएगा। गलत है क्या? जी, मेरा निवेदन इसमें यही है जयप्रकाश जी कि जितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हो गए हैं उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है और ये नहीं कहा जा सकता है
कि जिनकी कोरोना काल में जिनके परिजनों की मृत्यु हो गई, जिनको गहने बेचने पड़ गए, महंगे इलाज मिले, 35,000 का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1 लाख में खरीदा इस सरकार ने, उस भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल गई इस सरकार को, ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस समय जो कारण जो भी रहा होगा, वो धरियावत की जनता ने वोट किया है, वो शर्माते हैं, वो वल्लभ नगर की जनता ने वोट किया है, वो शर्माते हैं। लेकिन जिन बहू बेटियों की चीत्कार राजस्थान के गलियारों में गूंज रही है, उनके न्याय के लिए भाजपा लड़ाई छोड़ेगी नहीं और इस सरकार को क्लीन चिट नहीं देगी। तो कभी सूरत में नहीं माना जाएगा कि इन्होंने 5 करोड़ में जो खान बांटी है उसकी कीमत 10,000 करोड़ थी और उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इन्होंने जो ऑक्सीजन का मास्क बाजार में 150 रुपए में मिला, ये जो मास्क मिला वो 15 रुपए में मिलता है, ये ब्लैक हुआ। और ये यही सब तो आप बोल रहे थे इतने दिन से, और यही सब तो बोलकर आप कह रहे थे कि इस सब की वजह से हम जीतेंगे, इस सब की वजह से हम जीतेंगे, आप ये दावे कर रहे थे, और आज आप इस सब की वजह से हम हारे हैं में दूसरे कारण गिना रहे हैं। सत्येंद्र भारद्वाज जी, सरकार के कामकाज पर मुहर है, जैसे भाजपा कहती थी कि ये सरकार के कामकाज की वजह से हारेंगे, वैसे ही क्या 2 सीटों से 200 सीटों को लेकर आपका यह कहना कि ये सरकार के कामकाज के ऊपर मुहर है? जेपी जी, मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले आपकी बात का जवाब देने से पहले जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि या तो उनके पास ज्ञान नहीं है और ज्ञान है तो उसका अभाव है। जो रेशो उन्होंने निकाल के दिया 2 चुनाव का, पिछले का, इसका, ये बैंक बैलेंस की जैसी बातें ना करें। जनता जनार्दन की अदालत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, जिनका सुशासन राजस्थान की जनता ने स्वीकार किया है और उस सुशासन के ऊपर मोहर इन 2 चुनाव को विजय करके दी है। और मैं साथ में ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आईना देखना चालू कर दे, जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो विपक्ष को उठाने चाहिए थे, उनको उठा के बात करें, तो मैं समझता हूं जनता उनको कुछ काम में मदद कर सकती है। राजस्थान की जनता ये मन बना चुकी है कि आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की पुनः सरकार बनेगी और जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ रहेगा, क्योंकि जनता ये मान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जुमलों की सरकार है, जो मिस कॉल के माध्यम से अपनी सदस्यता अभियान का एक प्रोपोगंडा करके एक फिगर ने ड्रॉ करके बैठी हुई है, उनको जनता नकार चुकी है। नहीं, मेरा सवाल तो फिर भी अनुत्तरित रह गया सत्येंद्र जी। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि इन 2 सीटों से आप 200 सीटों के कड़ाए के चावल कैसे चेक कर सकते हैं कि पूरी 200 सीटों पर भी यही हाल है, जबकि ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप राजनीतिक आदमी हैं, कि उपचुनाव में आमतौर पर का मतलब यहाँ 99.99% है, सहानुभूति लहर काम करती है। जो दिवंगत व्यक्ति होता है उसको एक श्रद्धांजलि होता है उपचुनाव, आमतौर पर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो। उसके अलावा स्थानीय स्तर पर जो कामकाज किए गए हैं वो होते हैं। उसके अलावा सरकार के साथ आमतौर पर उपचुनाव के नतीजों के जाने का ट्रेंड है। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि इन 2 सीटों पर हम इसलिए जीते हैं कि पूरे राजस्थान में हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और पूरे राजस्थान में हम जीत जाएंगे, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन इन 2 सीटों पर जीते हैं, 200 सीटों पर यही मन है। भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी, कितने चुनाव जीते इन्होंने, उपचुनाव? क्या स्थिति रही इनकी? उनके खुद नेता मानते हैं कि हाँ हम सरकार में थे जब भी चुनाव हारते हैं, आज आप विपक्ष में तो भी चुनाव हारते हैं। और रही चावल चखने की देखने की बात, तो चावल तो एक ही देखा जाता है और वो चावल देख चुकी है जनता कि भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक कलह है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, उनका अंदरूनी मामला है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो सत्ता और संगठन में भी तालमेल चल रही है, जिस बेहतरीन तरीके से सुशासन चल रहा है, संगठन अपना निष्ठा के साथ जनता के साथ बैठ के काम कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, जो जनता को लूट रही है दिन प्रतिदिन, चाहे गैस सिलेंडर की महंगाई की बात कर ले, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर लें, महंगाई का आलम इतना पराकाष्ठा पे जाता जा रहा है कि जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसकी वजह से जनता ने इन 2 चुनाव के पर राजस्थान के अंदर अशोक जी की, गहलोत साहब की सरकार के सुशासन पे मोहर लगा के आशीर्वाद दिया है और पुनः भी हमें विधानसभा के चुनाव में आशीर्वाद देगी। मनीष पारिक जी, ये क्यों नहीं मानना चाहिए कि महंगाई एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, वो भले ही सबसे बड़ा मुद्दा धारियावत या वल्लभनगर का नहीं रहा हो, या दूसरी जगह जो उपचुनाव हुए हैं वहाँ का नहीं रहा हो, या चुनाव नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए मनीष पारिक साहब कि ये एक मुद्दा है? इससे इनकार नहीं है। मैंने आपको निवेदन किया, जो जनता को लगता है वो बात पर मैंने, चूंकि टेक्निकल आधार पर वोटों की डिवीजन की बात निकल कर आई थी, इसलिए मैंने निवेदन किया। ये बात पक्का है कि लोगों को लग सकता है कि कुछ महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए मानो, लेकिन उसके कारण हम वोट नहीं देंगे, इस तरह का कोई भी बात नहीं आई है। जो मैंने आपको निवेदन किया, जो चूंकि मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, अभी वैक्सीनेशन फ्री लगाया जा रहा है, तो जयप्रकाश जी हम तो इतना मतलब इसको समझने में तो सक्षम है कोई भी व्यक्ति कि मेरे परिवार में 6 लोगों को टीका लगा है और ये 30,000 रुपए के टीके की कॉस्ट फ्री में लगा है,
तो इसको कहीं ना कहीं से तो निश्चित तौर पर। दूसरी बात, जो महंगाई है, अगर आप टमाटर और नींबू महंगे हो रहे हैं उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार नहीं हो सकती, लेकिन राज्य सरकार भी बराबर का 40 रुपए 1 लीटर में पेट्रोल पर टैक्स वसूल कर रही है। ये बात जनता को नहीं पता होगी, ये हो सकता है, ये निश्चित तौर पर बात है। लेकिन मैंने आपको निवेदन किया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया, राजस्थान का राशन पूरा उठाया नहीं, और बाद में अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी ने मुफ्त राशन बांटा, लोगों को रिलीफ दे दिया, भूखा नहीं सोने दिया, इसलिए वोट मिल गया। तो जो मोदी जी ने काम किया, जो भारत की सरकार ने किया, उसको उधार लेकर और कांग्रेस का सरकार लाभ उठाना चाहती है। लेकिन निजी तौर पर सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद सत्येंद्र जी। हाँ बोलिए मनीष जी, बोलिए। हाँ, ये निजी तौर पर लोग जानते हैं कि 2 करोड़ रुपए की दाल में घुन लग गए, उस घुन को इन्होंने आंगनबाड़ी में बांट दिया, आंगनबाड़ी ने गर्भवती स्त्रियों को दे दिया और गर्भवती स्त्रियों ने उसको गाय को खिला दिया। जिस तरह से बेकदरी हुई है वो दुनिया नहीं भूलनी चाहिए थी, हमको लगता है। हमको लगता था कि हम सही बातें दुनिया में रखेंगे। सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में पूरी कोर कमेटी ने फैसला किया और जिनको टिकट दिया वो दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने आप को जो क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है वो ठीक है। सत्येंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं महंगाई की बात पर, बोलिए। मैं जेपी जी बताना चाहता हूं मनीष जी को कि मुफ्त वैक्सीन की सबसे पहले बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने करी थी। उनसे प्रेरणा लेकर देश के प्रधानमंत्री जी ने मजबूरी में अपना फैसला किया कि देश के सारे लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिले। तो मैं मनीष जी को ये याद दिला, अरे श्रीमान सुन भी लीजिए, आपकी जो भारतीय जनता पार्टी की आदत है ना सुनने की, उसकी वजह से आपको नुकसान होता है। मनीष जी सुनिए कुछ बात को, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना आपकी बात को, बट भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी दलील के आगे, अपने बड़बोलेपन के आगे चुप नहीं होते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे बोलने का मौका दें। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस दिन अपनी स्मरण शक्ति बढ़ा देंगे उनको कुछ फायदा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना बड़बोलापन कम कर देंगे, उस दिन राजस्थान की जनता से उम्मीद करने की बात करें। राजस्थान की जनता इनके बड़बोलेपन, इनके मनीष जी आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है? मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। तो मैंने जब अशोक गहलोत जी के वैक्सीनेशन की बात करी तो उसको आप क्यों नहीं स्वीकार करते? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर मुफ्त वैक्सीनेशन की बात किसने करी थी? राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। आपको कुछ याद तो है नहीं, पढ़े आपको देते हैं। मनीष पारिक जी, महंगाई की बात अगर कांग्रेस करे तो समझ में आता है कि विपक्ष में है या फिर आपके खिलाफ है, लेकिन अगर आपकी पार्टी के ही लोग ये कहें कि महंगाई की वजह से हार गए, आज ही कहें, और हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े चेहरा कहे अगर इस बात को, महंगाई एक बड़ा कारण रही है हमारी हार का, तो फिर आप ये कह पाएंगे क्या कि लोगों को अगर ऐसा लगता है, जो आपने बात शुरू की थी ना अभी, कि लोगों को अगर ऐसा लगता है कि महंगाई है, क्या लोगों को लगता है जैसी स्थिति है क्या? जी, मेरा निवेदन यही है जयप्रकाश जी कि अगर आप धरियावद में और वल्लभ नगर में मतदाताओं से बात करेंगे और अगर वो ये बात कहें तो हम मान सकते हैं। मैं इसलिए कहूंगा कि वो तो सब बात पत्रकारों को बताते हैं। धरियावद और वल्लभ नगर की बात तो आपने शुरू में स्वीकार कर ली, हालांकि उसके ऊपर मैं आपके पास सवाल लेकर आऊंगा अभी, लेकिन मित्तल साहब के पास जा रहा हूं पहले। मित्तल साहब, ये धरियावद के चुनाव हो, चाहे वल्लभ नगर के चुनाव हो, चाहे दूसरी किसी जगह के चुनाव हो, ये बात सुस्पष्ट तौर पर समझ में आती है कि ये राष्ट्रीय मुद्दों पर, प्रादेशिक मुद्दों पर ये चुनाव आमतौर पर इनके नतीजे नहीं जाते हैं। यहाँ सहानुभूति लहर काम करती है, यहाँ जैसा मैंने अभी कहा कि स्थानीय मुद्दे काम करते हैं, सरकार किसकी है इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, और निश्चित तौर पर जो रणनीति है उसका तो रोल रहता ही रहता है। तो इसको ही सिर्फ क्यों नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए मित्तल साहब? ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि इस बात का तर्क दे रहे हैं कि जो कुल वोट जो है वो कांग्रेस के विरोध में पड़ा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चुनाव है, जो चुनाव के परिणाम होते हैं, ये अंक गणित के आधारित होते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिले हैं प्रतिद्वंदी उम्मीदवार से, तो वो जीता हुआ घोषित किया जाता है। बाद में भले चाहे कितने भी वोट विपक्ष में पड़े हो, उससे मुझे लगता है कि कोई मायने नहीं रखता है। जो रणनीति की आपने बात की, मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी को बनानी चाहिए थी वो नहीं बना पाई, और जो अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजनीति के बड़े चतुर खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने जो रणनीति बनाई वो पूरी तरह से सफल हुई। जिस तरीके से हम देखते हैं कि क्या नाम से धरियावद में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सीट थी उसको क्या नाम से छीन लिया गया है भाजपा से कांग्रेस ने, और हमने देखा कि जब ये जो वल्लभ नगर के अंदर सहानुभूति का वोट लेने के लिए जो गजेंद्र सिंह जी सख्तावत जी जो हैं उनकी पत्नी को टिकट दिया, लेकिन धरियावद में भारतीय जनता पार्टी ने
गौतम लाल मीणा के जो दिवंगत विधायक हैं उनके परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो रणनीति बनाने में जो भारतीय जनता पार्टी विफल रही है, और हम देखते हैं कि जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत उन 18 विधायकों में से जेपी जी शामिल हैं जो पिछले जुलाई के अंदर दिल्ली गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं सचिन पायलट के नेतृत्व में जो विधायक दिल्ली गए थे उन 18 विधायकों में शामिल थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने रणनीति इस बात की अपनाई कि हमको सहानुभूति का वोट चाहिए, इसलिए उनकी पत्नी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया और वो रणनीति मुझे लगता है सफल रही। एक बात मैं इस मौके पर यह और कहना चाहूंगा कि इस जेपी जी मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस पूरे चुनाव के अंदर यदि सबसे ज्यादा किसी को राजनीतिक फायदा हुआ है तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फायदा हुआ है। हमने देखा कि इस पूरे चुनाव के अंदर सचिन पायलट सिर्फ नामांकन के समय मौके पे गए थे, लेकिन उसके बाद में पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सचिन पायलट क्या नाम से मध्य प्रदेश में हम देखे गए, उत्तर प्रदेश में देखे गए, बंबई में देखे गए, लेकिन राजस्थान के उपचुनाव में उन्होंने भाग नहीं लिया। तो ऐसी स्थिति में अब जो अशोक गहलोत के समर्थक है वो ये बात भी कह सकते हैं ये जो उपचुनाव है वो सचिन पायलट के बगैर जीता गया। बिल्कुल। समय बहुत कम है, चूंकि मित्तल साहब एक सवाल का जवाब और दीजिएगा कि आज जो उपचुनाव देश भर में जो नतीजे आए हैं ना, उसमें असम में तृणमूल कांग्रेस के साथ मतदाता गया, राजस्थान में कांग्रेस के साथ गया, हिमाचल में कांग्रेस के साथ गया, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया मतदाता ने। लेकिन कुल मिलाकर जैसी स्थिति आज से 2 साल पहले थी वैसी नहीं है, तो लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये कांग्रेस के रिवाइवल का दौर भी हो सकता है। क्या ऐसा लगता है आपको इन उपचुनावों के संकेतों से? जब ये बात सही है, लेकिन मेरा इसमें एक बहुत सजेशन है कि मेरा एक बात और कहना है कि ये जिस तरीके से तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिस तरीके से रसोई गैस के सिलेंडर में वृद्धि हुई है, मुझे लगता है ये जो मुद्दे हैं ये भी भारतीय जनता पार्टी को इसमें नुकसान पहुंचाया है। और इसमें मुझे लगता है कि भाजपा को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि जो नरेंद्र मोदी है जो वो कह रहे हैं वही सब कुछ सही नहीं है, लेकिन धरातल पे जो हकीकत है उसमें काफी बदलाव है। और स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, मध्य प्रदेश में बीजेपी और राजस्थान में कांग्रेस और जगह भी मतलब सत्ता का जो असर होता है वो तो उस पर मुझे लगता है कि इन उपचुनाव में हमको देखने को मिला ही। ठीक है, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा सत्येंद्र भारद्वाज जी। आप इस चुनाव के दौरान ये कह रहे थे कि इन चुनावों के देश भर में जो नतीजे आएंगे वो एक मैसेज देंगे कि जनता त्रस्त है और बदलाव चाहती है। देश भर के नतीजे तो ये कहते हैं कि अभी भी झुकाव एनडीए की तरफ है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ देश भर के मतदाताओं ने ये बता दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र के अंदर सरकार है उससे त्रस्त है। आप इसको मैं अच्छी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो 100% त्रस्त है, क्योंकि ये तो अभी बानगी है। आने वाले लोकसभा के चुनाव में जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव है आगामी 5 स्टेट के अंदर, उनके अंदर वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार चल रही है, जुमलों की सरकार चल रही है, देश के अंदर वैमनिष्ठता और भाई से भाई को लड़ाने का जो उन्होंने खेल रचा रखा है उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। जितनी सीटों पर चुनाव हुए उसमें आधी या आधी से ज़्यादा सीटों पर अगर सत्ता पक्ष की तरफ झुकाव जा रहा है तो ये बानगी ये है कि लोग उसके खिलाफ हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ सत्ता पक्ष की तरफ अगर जा रहा होता तो सारी रिजल्ट उस फेवर में आते। राजस्थान के अंदर भी प्रभावित होते, बंगाल में प्रभावित होते, हिमाचल में भी प्रभावित होते, वहां तो नहीं हुए प्रभावित। तो इसका ये मतलब है कि राजस्थान की जनता और देश की जनता मान चुकी है कि आने वाले समय के अंदर वो कांग्रेस की तरफ बहुत उम्मीद के साथ देख रही है। ठीक है साहब, शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।